नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हमने आपकी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज का नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हम अलग अलग सेगमेंट्स के कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं, ताकि इन प्रश्नों की तैयारी के माध्यम से, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकें और उस मूल्यांकन के आधार पर जहां भी सुधार करने की आवश्यकता तैयारी में हो, वहां पर सुधार कर सकें। आज हम जिस सेगमेंट के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी एनवायरमेंट खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, भारत ने पहली बार यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सत्र की मेजबानी की। दूसरा कथन है, यूएनसीसीडी विशेष रूप से टॉप डाउन दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। व्याख्या यह है कि भारत ने पहली बार सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन के पक्षकारों का अभिसमय यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 14वां सत्र आयोजित किया था। इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। यूएनसीसीडी को वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था, जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह अभिसमय यानी ये कन्वेंशन विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क उपनम क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां कुछ सबसे कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र यानी बहुत ही वीक इकोलॉजिकल सिस्टम और लोगों के होने की संभावना है। यूएनसीसीडी विशेष रूप से एक ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण, आपके ऑप्शन में दिया गया था टॉप डाउन अप्रोच, यहां पर दिया गया है ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण, यानी ऐसा दृष्टिकोण जो नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से जाता है। एक ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है, जो रेगिस्तान और भूमि क्षरण से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से कथन दो सही नहीं है, क्योंकि वहां पर टॉप डाउन अप्रोच की बात ऑप्शन में की गई थी। तो कथन दो गलत हो जाएगा और इसका सही उत्तर होगा केवल एक। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, वैश्विक भूतापीय गठबंधन यानी ग्लोबल जियोथर्मल अलायंस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, इसे यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 के कोप 21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में लॉन्च किया गया था। आपका दूसरा कथन है, इस गठबंधन का लक्ष्य यानी अलायंस का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भूतापीय विद्युत उत्पादन की स्थापना, विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता में 5 गुना वृद्धि करना है। आपका तीसरा कथन है, भारत इस गठबंधन का सदस्य नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। और व्याख्या यह है कि ग्लोबल जियोथर्मल अलायंस को दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित कोप 21 में लॉन्च किया गया। वैश्विक भूतापीय गठबंधन दुनिया भर में भूतापीय उद्योग, नीति निर्माताओं और हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के बीच बातचीत, सहयोग और समन्वित कार्रवाई यानी कोऑर्डिनेटेड एक्शन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। इस गठबंधन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भूतापीय विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता में 5 गुना वृद्धि तथा भूतापीय तापन में 2 गुना से अधिक वृद्धि हासिल करना है। इस प्रकार से कथन दो भी सही हो जाता है। भारत इस गठबंधन का सदस्य नहीं है और इस कारण से कथन तीन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसके अंतर्गत सही हो जाएगा, यानी केवल एक और दो कथन सही है। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। आपका पहला
जो यहाँ पर एक कोट दिया गया है या आप कह सकते हैं कि पहला कथन दिया गया है वो है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, तीसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, चौथा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। आपको इन्हें सही क्रम में लगाना है, इनके समय के हिसाब से ये कब अस्तित्व में आए थे उस हिसाब से। आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए 1-4-3-2, ऑप्शन बी 4-2-3-1, ऑप्शन सी 4-3-2-1 और ऑप्शन डी 4-1-3-2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने हेतु वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट का आयोजन किया गया। वर्ष 1987 में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, प्रकाशित की गई। इसमें सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास हुआ। मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 में अपनाया गया, जो वर्ष 1989 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा। वर्ष 1972 में रोम क्लब द्वारा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसमें उत्तर बी सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो प्रकाशन में आया वो द लिमिट टू ग्रोथ आया, उसके बाद ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट आई, इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और फिर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में अस्तित्व में आया। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। आपका दूसरा कथन है यह प्राणी जात के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करता है। तीसरा कथन है यह रेड डाटा बुक भारत के प्राणी जात और राज्यों के प्राणी जात का विवरण तैयार करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 यानी उपर्युक्त सभी। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानेंगे। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। जंतुओं का सर्वेक्षण करने, उनका पता लगाने और अनुसंधान करने के लिए वर्ष 1916 में इसको स्थापित किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि इस संगठन की स्थापना कानून के माध्यम से नहीं की गई थी, यानी ये एक प्रकार का जो सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है, जो किसी अधिनियम के माध्यम से, संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से स्थापित होता हो। तो किसी कानून के माध्यम से इसकी स्थापना नहीं की गई थी, इस प्रकार से ये एक सांविधिक निकाय नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। भारतीय ऑप्शन ए मतलब पहला कथन गलत हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या थे? विभिन्न भारत के राज्यों, पारिस्थितिकी प्रणालियों और संरक्षित क्षेत्र में जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का अन्वेषण करना, उसका सर्वेक्षण यानी सर्वे करना, सूचीकरण करना और उसकी निगरानी करना, सभी जीव घटकों के वर्गीकरण का अध्ययन, संकटापन्न और यानी जिन प्रजातियों पर संकट है और स्थानीय प्रजातियों की स्थिति की आवधिक समीक्षा करना, रेड डाटा बुक तैयार करना, भारत के जीव जंतु और राज्यों के जीव जंतु का विवरण तैयार करना इसके मुख्य तौर से काम है। तो इस प्रकार से केवल 2 और 3 कथन सही हो जाएगा और पहला कथन इसके अंतर्गत गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान वर्ष 2017-2031 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है यह तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना है। दूसरा कथन है NWAP विशिष्ट है क्योंकि भारत ने पहली बार वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तनों से पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित चिंताओं को स्वीकार किया है। तीसरा है NWAP यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के 10 घटक हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सन 1982 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यवाही योजना का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे 1983 में अपनाया गया, जिसकी समयावधि 1983 से 2001 तक थी। इसी क्रम में एक नई कार्य योजना 2002-2016 तक के लिए अस्तित्व में आई। इसे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यवाही योजना 2 नाम दिया गया।
तत्पश्चात जेसी काला समिति की सिफारिश के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2017 से 2031 तक के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यवाही योजना 3 की घोषणा की। इस ड्राफ्ट में 5 घटकों एवं 17 विषयों को शामिल किया गया। इस योजना में वन्य जीव संरक्षण हेतु परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण यानी लैंडस्केप अप्रोच को अपनाया गया। NWAP3 आनुवंशिक विविधता और सतत विकास के संरक्षण पर केंद्रित है और इस प्रकार से कथन 3 इसके अंतर्गत गलत साबित हो जाता है। तो ऑप्शन बी यानी केवल 1 और 2 कथन इसके अंतर्गत सही होंगे। ऑप्शन 3 इसमें सामान्य तौर से गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, यह पारंपरिक मौसमी संसाधनों पर यायावरी या चरागाही समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है। दूसरा कथन है, गौण वन उपज के संग्रहण को सभी राजस्व या शुल्क या किसी भी अन्य अधिभार यानी सरचार्ज से मुक्त रखा गया है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानेंगे। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 कई पीढ़ियों से वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देने, उनकी आजीविका सुनिश्चित करने और वनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया। स्वामित्व के अधिकार की बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार के अधिकार आते हैं? यायावरी या जनजातीय समुदायों को मत्स्य एवं जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह के उपयोग या उन पर हकदारी और पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच के अन्य सामुदायिक अधिकार। इस प्रकार से कथन 1 सही हो जाता है। लघु वन उपज के संग्रहण को सभी राजस्व या शुल्क या किसी भी अन्य अधिभार से मुक्त रखा गया है। इस प्रकार से कथन 2 भी सही है, किंतु इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सार्वजनिक सुविधाओं जैसे विद्यालय, दवाखाना, राशन की दुकान, बिजली, दूरसंचार लाइन, जलकुंड आदि के लिए ग्राम सभा की सिफारिश पर वन भूमियों का उपयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कथन सी यानी 1 और 2 इसमें दोनों सही हो जाते हैं। यहां पर दोनों कथन आपको सही ही दिए गए हैं। यहां पर अगर हम देखें अगले प्रश्न को, सामान्य तौर से आप इन प्रश्नों की तैयारी के माध्यम से इन प्रश्नों का अपना भी मूल्यांकन करते रहिए और कोशिश करिए कि आपको आंसर बताए जाने से पहले ही आप कोशिश करें कि उसके उत्तर को दें और फिर व्याख्या के आधार पर इस बात को जांचने का प्रयास करें कि आपने सही उत्तर दिया था या नहीं दिया था और कहां कमी रह गई थी, और उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी में बदलाव कर सकते हैं, उसमें सुधार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम यानी ऑसम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपका पहला कथन है, CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों के लिए ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम को अधिष्ठापित करना अनिवार्य कर दिया है। आसवनी, किण्वन उद्योग समेत चीनी उद्योगों, उर्वरक उद्योगों को प्रारंभ में ओसम्स रिपोर्ट से बाहर रखा गया है। प्रदूषण स्तर का उल्लंघन होने पर ओसम्स अधिकारियों को SMS संदेश भेजने में सक्षम है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और से 2015 से उद्योगों के लिए ओसम्स अधिष्ठापित करना अनिवार्य किया गया। अतः कथन 1 सही हो जाता है। जिन उद्योगों ने ओसम्स अनिवार्य है, जिन उद्योगों के लिए ओसम्स अनिवार्य है वे हैं आसवनी, किण्वन उद्योग समेत चीनी उद्योग, उर्वरक उद्योग, कागज एवं लुगदी यानी लुगदी के साथ अथवा बिना कागज निर्माण, दवा उद्योग, रंजक और रंजक मध्यस्थ, शोधनशालाएं, तापीय विद्युत संयंत्र, लौह इस्पात, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम धातु गलन संयंत्र आदि। इस प्रकार से कथन 2 सही नहीं है। मान्य स्तर से अधिक होने पर ओसम्स ऑटोमेटेड SMS संदेश भेजेगा ताकि अधिकारी कार्रवाई शुरू कर सके। इस प्रकार से कथन 3 सही है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केवल 1 और 3 इसमें सही ऑप्शन होंगे।
यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 1 और 3 कथन इसमें सही होंगे। अगला प्रश्न है तटीय विनियमन क्षेत्र यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है इसके अंतर्गत तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक का जल क्षेत्र शामिल है। दूसरा कथन है यह इस क्षेत्र में मछली पकड़ने को प्रतिबंधित करता है। तीसरा कथन है यहाँ खनन गतिविधियां निषिद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसकी भी व्याख्या के आधार पर उत्तर को जानेंगे। कोस्टल रेगुलेशन जोन के उद्देश्य क्या थे? परंपरागत मछुआरा समुदायों की आजीविका का संरक्षण या मछली पकड़ना बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं है। तटीय पारिस्थितिकी का संरक्षण करना यानी जो कोस्टल इकोलॉजिकल सिस्टम है उसका संरक्षण करना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना जो तटीय क्षेत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन यह चूना पत्थर और उसके समान खनिजों के खनन की अनुमति नहीं देता है। इसके अंतर्गत तट से 12 नॉटिकल मील तक का जल क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा यह नो डेवलपमेंट जोन का प्रावधान करता है जो उच्च ज्वार तल से 100 मीटर तक का क्षेत्र होता है। इस प्रकार से कथन बी इसमें सही हो जाएगा, यानी केवल 1 और 3 कथन इसमें सही होंगे, जबकि दूसरा जो कथन है ये गलत दिया गया है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी या किनकी स्थापना या प्रशासन वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है? 1 वन्य जीव अभ्यारण्य, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 जैवमंडल रिजर्व, 4 जैविक उद्यान। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए व्याख्या के आधार पर इसके भी उत्तर को जानेंगे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, राज्य वन्य जीव सलाहकारी बोर्ड, वन्य जीवों तथा पक्षियों के शिकार का विनियमन, वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, वन्य जीवों जीवोत्पादों के व्यापार का विनियमन यानी रेगुलेशन की व्यवस्था करता है और अधिनियम का उल्लंघन करने पर न्यायिक रूप से आरोपित दंड का प्रावधान करता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत किया गया है। यह भारत में सभी जैविक उद्यानों यानी चिड़ियाघरों का शासकीय प्राधिकरण है। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना मानव और जैव कार्यक्रम के तहत की गई है। तो इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाता है, यानी केवल 1, 2 और 4 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत इनकी स्थापना की गई है या उसके प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, जबकि जैवमंडल रिजर्व जो है इसकी स्थापना जैवमंडल रिजर्व की जो सामान्य स्थापना है वो मानव और जैव कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है उसके तहत की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? 1 मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 3 मौलिक कर्तव्य। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी उपर्युक्त सभी। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अनुच्छेद 48 के जो कि आप जानते हैं अनुच्छेद 21 जो है वो मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, यानी एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 48 का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रदर्शित करता है, राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा तथा उन्नति एवं वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 51 कै 6, अनुच्छेद 51 क्या आप जानते हैं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और इसका जो 6वां उपखंड है उसके तहत प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करने और उसका संवर्धन करने तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी चीजें, ये सभी संवैधानिक जो प्रावधान है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अंत में वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियमों में किए गए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला कथन है सरकार ने आर्द्र भूमियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए नेशनल वेटलैंड कमेटी की जगह केंद्रीय वेटलैंड नियामक प्राधिकरण का गठन किया है। दूसरा कथन है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अब अपनी आर्द्र भूमियों की पहचान करने और उनके प्रबंधन के लिए प्राधिकृत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए।
हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। इन प्रोग्राम के माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर पा रहे होंगे और जहां भी सुधार करने की आवश्यकता है वहां सुधार करने में भी आप सक्षम हो रहे होंगे और अपनी तैयारी में सुधार कर रहे होंगे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।